हाय हाय। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में समझा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। फिर हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की टेक्निक, रिक्वायरमेंट चेकिंग, रिक्वायरमेंट इलास्टेशन, रिक्वायरमेंट इलाबोरेशन, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ऐसे वेरियस टॉपिक्स को हमने पिछले क्लास में समझे थे और जाने थे। अगर उस वीडियो को आप मिस आउट कर गए हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अभी हम क्या समझेंगे कि जैसे हमने पिछले क्लास में समझा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर में कुछ कंपोनेंट होते थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर में, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम क्या कर रहे थे कि गैदर कर रहे थे रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, क्या उसका प्रॉब्लम था एग्जिस्टेंट, ये सब चीज़ें जानकारी इकट्ठा करना क्या कहलाता है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग। उसको गैदर करने के बाद में उसको एनालिसिस किया जाता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जिसको हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस भी कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट को रिफाइन कर रहे थे, उसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसको कितनी साइज होनी चाहिए, कौन सा रिक्वायरमेंट को क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर उसको मॉडिफाई करना, ये आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस कहलाता था। उसके बाद हम क्या कर रहे थे लास्ट में कि एनालिसिस के बाद में हम उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में क्रिएट करते थे, जिसमें हम डिफाइन करते थे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का डोमेन क्या है और प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इन सब चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, बनाया जाता है एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में। उसी को हम एसआरएस भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि आप स्पेसिफाई करते हैं हर एक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को, उसके प्रॉब्लम को, उसके डेफिनेशन को, उसके सॉल्यूशन को, वो आपका एसआरएस के अंदर में आता है। तो एसआरएस को जब बनाया जाता है, जब इम्प्लीमेंट किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा, तो एसआरएस को क्रिएट करते समय उसको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, कुछ पॉइंट, पैरामीटर्स, इन सब चीज़ को लेकर के चलना होता है। तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए अभी हम देखते हैं कि एक गुड एसआरएस का कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, क्या क्या पॉइंट को हमें कवर आउट करना होता है और क्या क्या मतलब एलिमेंट यहाँ पे आता है। तो गुड एसआरएस के अंदर में यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि अलग अलग हमने प्रॉपर्टीज़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं। जैसे आपका करेक्ट होनी चाहिए, आपका एसआरएस कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, मॉडिफेबल होनी चाहिए, ट्रेसेबल होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, डिज़ाइन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वेरीफिएबल होनी चाहिए। ऐसे वेरियस जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके गुड एसआरएस के। तो इनको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं और जानते हैं। तो करेक्टनेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि जब हम जो यूज़र से हम रिव्यू लेंगे कि मतलब आपने जो रिक्वायरमेंट दी है वो कितना एक्यूरेट है, तो मतलब एक्यूरेसी लेवल को हम यहाँ पे चेक करेंगे। SRS is said to be perfect if it cover all the need और aspect of द सिस्टम, या जो कस्टमर की जो नीड है उसकी ऑल नीड को अगर वो फुलफिल करता है तो वही करेक्ट एसआरएस कहलाता है। दूसरा आता है आपका कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस मीन्स एसआरएस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट। दो एलिमेंट इसमें होनी, दो तीन एलिमेंट्स होनी चाहिए। पहला एलिमेंट कहता है कि ऑल इसेंशियल रिक्वायरमेंट लाइक वेदर रिलेटिंग टू फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, कंस्ट्रेंट, एट्रीब्यूट, एक्सटर्नल एट्रीब्यूट, एलिमेंट, ये सब चीज़ें आपका क्या होनी चाहिए, स्पेसिफाई होनी चाहिए। दूसरे बोलता है कि डिफाइन देयर रिस्पॉन्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू रिलायबल क्लास ऑफ इनपुट डेटा टू ऑल द अवेलेबल कैटेगरी ऑफ सिचुएशन। हर सिचुएशन में डिस्क्राइब किया होना चाहिए, किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा, किस तरीके से वो वर्क करेगा, ये सब डिस्क्राइब होनी चाहिए, है ना। तो ये सब इसेंशियल पॉइंट को आपको लेकर के चलना होता है उसको कंप्लीट करने के लिए। दूसरा बोलता है कि फुल लेवल द रेफरेंस ऑफ ऑल फिगर, टेबल एंड डायग्राम। हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से दिखाया होना चाहिए कि डायग्राम हो गया, फिगर हो गया, आपका डिज़ाइन हो गया, इंटरफेस हो गया, है ना। ये इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से, प्रॉपर ऑपरेट से, सिस्टमेटिक वे से डिस्क्राइब किया होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीट एसआरएस कहलाता है। दूसरा, तीसरा आता है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स यूज़र को फील होना चाहिए कंसिस्टेंट है यार, हम जो एसआरएस जो बनाया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ पॉइंट को देखते हैं। जैसे एसआरएस इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ नो सबसेट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब इज इट्स कन्फिल्ड। देयर आर 3 possible conflict in SRS।
तीन टाइप के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। पहला कन्फ्लिक्ट होता है द स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में कन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट रिपोर्ट में बी डिस्क्राइब इज वन रिक्वायरमेंट एज टेबुलर बट नॉट अदर। मतलब पहले को हमने टेबुलर फॉर्मेट में डिस्क्राइब किया, दूसरे को हमने टेक्सटुअल फॉर्मेट में डिस्क्राइब किए, तो ये एक मतलब कंसिस्टेंट निकल आएगा ना, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि देयर में बी ए रीजनेबल और टेम्पोरल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्पेसिफाइड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल वन रिक्वायरमेंट में डिटरमाइन द प्रोग्राम विल एड टू इनपुट एंड अदर में डिटरमाइन द प्रोग्राम विल मल्टीप्लाई देम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपका ऐड कर रहा है टू इनपुट को, दूसरा बोल रहा है कि प्रोग्राम मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये ऐसा आपका जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे से उसको इनकन्सिस्टेंसी फील होगी कस्टमर को, और डाउट होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर कि ये सही बना रहा है या नहीं बना रहा है ना। तीसरा हम देखते हैं अनएम्बिगियस। तो अनएम्बिगियस का मतलब हो गया कि एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग एक ही चीज़ को दो तरीके से नहीं बताना चाहिए, तो वो आपका एम्बिग्यूट कहलाएगा। तो अनएम्बिगियस होनी चाहिए। अनएम्बिगियस मतलब क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब होनी चाहिए, वो आपका अनएम्बिगियस रिक्वायरमेंट, तभी वो कहलाएगा, एसआरएस कहलाएगा। ठीक है। तो तीसरा हम देखते हैं मॉडिफिएबल होनी चाहिए। सपोज पता चला कि मॉडिफाइबल का मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया कि हमने जो कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट गैदर किए थे, सपोज उसका रिक्वायरमेंट चेंज आ गया, उसको रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज हो गई, या फिर उसको तो उसको मैनेज करने के लिए रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं कि जो भी चेंज किया गया है तो उसको मॉडिफाई करने की हमें कैपेबिलिटी वो प्रोवाइड करे, तभी वो मॉडिफाइबल कहलाएगा। तो अब जो भी हम एसआरएस बना रहे हैं वो मॉडिफाइबल होनी चाहिए। ठीक है। वेरीफाइबल मतलब वेरीफाइड एसआरएस इज करेक्ट व्हेन द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट कैन बी वेरीफाइड विद द कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम चेक वेदर द फाइनल सॉफ्टवेयर मीट द रिक्वायरमेंट। तो उसके रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको वेरीफाई करना होना चाहिए। तीसरा अगला देखते हैं हम ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है द एसआरएस इज ट्रेसेबल इफ द ओरिजिन ऑफ ईच of the requirement is clear and if it facilitates the referencing of each condition in a future development or enhancement documentation। तो ये आपका ट्रेसिबिलिटी कहलाता है। डिजाइन इंडिपेंडेंट। तो डिजाइन इंडिपेंडेंट मीन्स देयर शुड बी एन ऑप्शन to select from multiple design alternative from the final system more specified. The SRS should not contain any इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक है। तो ये आपका डिज़ाइन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब अलग अलग केस के लिए हम अलग अलग तरीके से उसको डिज़ाइन करें, वो ऐसे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर में डिपेंड नहीं होनी चाहिए। जिसे हम कह सकते हैं कि बोल सकते हैं कि जो आपका जो डिज़ाइन है वो हाईली कोहेसिव होनी चाहिए और लो कपल्ड होनी चाहिए, है ना। टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी से क्या मतलब होना कि जो भी एसआरएस बनाया जा रहा है उसको शुड बी टेस्टेड इन अ प्रॉपर वे और प्रॉपर मेथड और प्रॉपर ऑपरेशन तरीके से वो टेस्ट होनी चाहिए, तो आपका टेस्टेबिलिटी होती है। अब टेस्टेबिलिटी के अंदर में एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, ये सब चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है। तो एसआरएस जब लिया जाता है तो एक्सेप्टेंस टेस्ट को हम लिखते हुए चलते हैं, जो हमने पिछले क्लास में भी बताया। अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। अंडरस्टूड होनी चाहिए, कस्टमर को समझ में आना चाहिए, जो आपने एसआरएस क्रिएट किया है उसको समझने में हेल्प मिलनी चाहिए, वो आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी कहलाता है। लास्ट बोलता है द राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करना चाहिए कि उसको समझने में हेल्प मिले। इफ द एसआरएस इज रिटन फॉर द रिक्वायरमेंट स्टेट द डिटेल शुड बी एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटली इमीडिएटली वेयर द फिजिबिलिटी स्टडी of your analysis can be used, hence the level of abstraction modify according to object of the SRS। SRS के हिसाब से उसके abstraction जो है वो प्रोवाइड किया होना चाहिए। अब abstraction के अंदर में लो लेवल, हाई लेवल, मिडिल लेवल, ये सब abstraction कहलाता है। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर में मैंने जैसे आपको बताया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के में हम कैसे रिफाइन कर रहे थे रिक्वायरमेंट को और उसको कैसे मॉडिफाई कर रहे थे। तो इसके अंदर में हम कुछ स्टेप्स
देखते हैं जो अभी हम समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि स्टेप्स ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस कौन कौन से, तो ड्रॉ द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में आपका डीएफडी हो गया, यूएमएल हो गया, ये सब आपका डायग्राम्स होते हैं। डेवलप द प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स को डेवलप करना, डिज़ाइन को बनाना कि क्या प्रोटोटाइप होगा, कैसा लुक होगा उसका, क्या मतलब कौन से कंपोनेंट का क्या वर्क होगा, कौन से मॉड्यूल का क्या वर्क होगा, ये सब चीज़ों को आपको प्रोटोटाइप में डेवलप किया जाता है। उसके बाद में मॉडल द रिक्वायरमेंट, मॉडल करना, उसके रिक्वायरमेंट को मॉडल करना, उसके बाद में फाइनलाइज करना रिक्वायरमेंट को। तो ये सब स्टेप्स हम देखते हैं अपने जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो ये आपको जो दिया गया है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम मतलब यहाँ पे जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपका जो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है वो आपको डिस्क्राइब करना होता है। जैसे आपको आपके डायग्राम में दिख रहा है कि स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में एक्सटर्नल क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा, और इसमें अलग अलग जो पैरामीटर्स आपको दिए गए, जैसे सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटिटी हो गया, एंट्री हो गया, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंट्री हो गया, मार्क्स एंट्री ऑपरेटर हो गया, तो मार्क्स एंट्री बोलेंगे, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेटेड, मार्क्सशीट जनरेटेड, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेटेड। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाता है आपका, यही चीज़ों को हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल के साथ में लिया गया है। तो जो भी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो बनाया जाता है वो सिंपल और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होनी चाहिए ताकि सामने वाले कस्टमर को समझने में हेल्प मिले। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटोटाइप, तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि इसको हमको मद्देनजर रखना, लेकिन अब प्रोटोटाइप्स मतलब प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाता है कि उसके बिहेवियर कैसा होगा, उसका कंपोनेंट लेवल को देखा जाता है, मॉड्यूल को देखा जाता है कि क्या वो करेगा वर्क। ठीक है, तो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप आता है। तो ये आपको पूरा थियरी दिया हुआ है। ठीक है, अब मॉडल ऑफ द रिक्वायरमेंट, तो ये पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ना, तो इसमें थेरी है, तो पढ़ने में पूरा बोरिंग लगेगा। तो आपको बस पॉइंट को समझना है, नोट आउट करना है, नोट करते जाना है पॉइंट को, और याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन जो दिए रहते हैं, जैसे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसको मैं अभी बताता भी हूँ आपको। ठीक है, रिक्वायरमेंट मॉडल ऑफ रिक्वायरमेंट्स में क्या हो जाता है, दिस प्रोसेस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, डेटा एंटिटी, ये सब चीज़ें आपका मॉडल ऑफ रिक्वायरमेंट्स कहलाता है। एक्सटर्नल एंटिटीज़ हो गया, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया, रिलेशनशिप उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसा कपल होना चाहिए, कैसा कोहेसिव होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपका मॉडल ऑफ रिक्वायरमेंट के अंदर में देखा जाता है, समझा जाता है। तो इसमें आपका डीएफडी हो गया, डेटा फ्लो डायग्राम हो गया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हो गया, आपका यूएमएल डायग्राम हो गया, डेटा डिक्शनरीज हो गया, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हो गया, इन सब चीज़ों को आपको मॉडल ऑफ रिक्वायरमेंट के अंदर में देखा जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट में क्या कहते हैं, फाइनलाइज किया जाता है, क्या आप जो बना रहे हो वो मतलब एकदम परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो फाइनलाइज रिक्वायरमेंट क्या, आफ्टर द मॉडलिंग ऑफ रिक्वायरमेंट वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम बिहेवियर, द इनकन्सिस्टेंसी एंड एम्बिगियस हैव बीन आइडेंटिफाई, मतलब इसको ध्यान फाइनलाइज रिक्वायरमेंट में को देखें कि कंसिस्टेंट हो वो, मतलब जो हमने अब पिछले इसमें बताया कि प्रॉपर्टीज़ जो देखे, तो उन सब प्रॉपर्टीज़ को फाइनलाइज रिक्वायरमेंट फाइनलाइज किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको मैं बताता हूँ कि जैसे आपको दे दिया जाएगा द रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंटेन द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें से एक ऑप्शन को रहेगा जो आपका स्टेप्स होगा ही नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया इसमें एक गायब हो जाएगा और 3 दिया रहेगा, तो कौन सा जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ में कौन सा स्टेप, कौन से स्टेप्स होने चाहिए, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट कंटेन इन स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इस प्रकार के आपके एमसीक्यूज बनते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये स्टेप्स को माइंड में रखना है कि सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, उसके बाद में डेवलप करना पड़ता है प्रोटोटाइप, उसके बाद में मॉडल ऑफ रिक्वायरमेंट को देखना पड़ता है, उसके बाद फाइनलाइज करना पड़ता है रिक्वायरमेंट को। 3 पॉइंट को आपको मद्देनजर रखते हुए चलना होता है। अब हम देखते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। तो डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर में क्या होता है, मतलब किस तरीके से वर्क करेगा आपका जो सिस्टम है जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम इज अ ट्रेडिशनल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन अ सिस्टम। A neat and clear DFD can
depict the right amount of system requirement graphically, और it can be manual, automated और combination of both, दोनों हो सकता है। तो हम ये डेटा फ्लो डायग्राम में हम क्या बताते हैं कि कुछ कुछ एंटिटीज़ होती है जिसे हमको मैं अगले क्लास में बताऊंगा। हाँ, ये जो दिया गया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप देखिए किस तरीके से कौन से सिंबल का क्या वर्क होगा, ये आपको मद्देनजर ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया ये आपका, ठीक है, इलिप्स का क्या है, तो ये डेटा फ्लो है, इसका मतलब डेटा फ्लो। तो ये क्या करेगा, यूज टू कनेक्ट द प्रोसेस टू ईच अदर, दो प्रोसेस को कनेक्ट करने के लिए वो काम में आता है, ठीक है। टू सोर्स और टू एरो, एरो भी दे सकते हैं, ठीक है। एरो से मतलब वो उधर जा रहा है वो बताएगा, ठीक है, क्या उसका डायरेक्शन को बताएगा। दूसरा आपका जो आपका सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को, प्रोसेस को ये मतलब परफॉर्म सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट डेटा टू यील्ड आउटपुट डेटा, इनपुट आउटपुट के बीच में मतलब वो परफॉर्म करता है सम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर शेप है उसका क्या है, सोर्स ऑफ सिंक। तो यहाँ मीन्स एक्सटर्नल एंटिटी, जो एक्सटर्नल एंटिटी होता है उसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग पूछ दिया जाएगा कि किसे क्या कहते हैं और क्या इसका वर्क होता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे इन और ए आउट हो रहा है तो इसको करते हैं डेटा स्टोर, ठीक है। तो रिपोजिटरी ऑफ डेटा, द एरो हेड इंडिकेट नेट इनपुट एंड नेट आउटपुट, मतलब एक इनपुट और दूसरा आउटपुट, कहाँ डेटा आ रहा है और कैसे जा रहा है, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स है इसको आपको ध्यान में रखना होता है और समझना होता है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम देखते डीएफडी को डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करने के बाद में उससे हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया द लेवल इन डेटा फ्लो डायग्राम, तो लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं डेटा फ्लो डायग्राम के। जीरो लेवल डीएफडी होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, ऐसे लेवल्स को हम अभी 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी हमने लिए हुए हैं, ठीक है। तो जीरो लेवल डीएफडी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें बस आपको दिया रहेगा मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन बोल सकते हो आप, मतलब x1 x2 क्या हो गया, आपका सोर्स हो गया और एक प्रोसेस कर रहा है एक के ऊपर में और वो उसका फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है ये, तो ये आपका जीरो लेवल डीएफडी कहलाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल सिस्टम मॉडल और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट द एंट्री सॉफ्टवेयर और रिक्वायरमेंट एज अ सिंगल बबल विथ इनपुट एंड आउटपुट, वही बताया गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि जीरो लेवल डीएफडी का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो ये जीरो लेवल डीएफडी के एग्जांपल, और जो पिछला हमने जो लिए थे वो भी आपका जीरो लेवल डीएफडी का ही एग्जांपल था, ठीक है। स्टूडेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम था ना, जो कॉलेज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी ये जैसे स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो ये आपका जीरो लेवल डीएफडी होगा। ये इसको हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम इज शोइंग फिगर जो दिया गया है एज अ बबल आर डिकम्पोज इनटू लेस एंड लेस एब्स्ट्रैक्ट बबल, ठीक है। तो ये द करस्पॉन्डिंग डेटा फ्लो में ऑल्सो भी नीडेड टू बी डिकम्पोज, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसको आप डिकम्पोज किए, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस आपको जो दिया गया डेटा, आपका जो प्रोजेक्ट का जो नेम है स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट, तो स्टूडेंट के रिजल्ट को कैसे मैनेज किया जा रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग वो जो आपको दिया जा रहा है सोर्स, और यहाँ उसका वर्क फ्लो दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट, जैसे यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर का स्टूडेंट की एंट्री करेगा, इन्फॉर्मेशन की एंट्री करेगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फिर एंट्री करेंगे, फिर ये मार्क्स को एंट्री करेंगे, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटर उसके स्टूडेंट की जो अमाउंट है उसका फ़ी है उसके डिटेल को वो देखेगा, है ना। ये आपके डायग्राम में जो दिया गया है। और उसके बाद में हमको जो मिलेगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का रिपोर्ट जो जनरेट होगा, फिर मार्कशीट जनरेट होगा, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट होगा। तो इस तरीके से जो आप इनपुट देंगे उसका इनपुट का क्या आउटपुट जनरेट होगा, ये आपका जीरो लेवल डीएफडी में दिखाया जाता है, बनाया जाता है, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। दूसरा आता है आपका वन लेवल डीएफडी। तो वन लेवल डीएफडी जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इसे डिकम्पोज इनटू मल्टीपल बबल, जो अलग अलग बबल से हम डिकम्पोज कर देते हैं। यहाँ वहाँ पे सिंगल बबल होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल बबल को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल में भी दिख रहा है। इन दिस लेवल वी हाईलाइटिंग द मेन ऑब्जेक्टिव को हम हाईलाइट करते हैं ऑफ द सिस्टम एंड द ब्रोकन डाउन इन अ हाई लेवल प्रोसेस
ऑफ अ जीरो लेवल DFD। तो जीरो लेवल DFD को हम अलग अलग पार्ट में, अलग अलग लेवल में हम उसको डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से हम उस जो हमारा स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लॉगिन ये पोर्टल बना दिए, फिर हम उसमें मार्कशीट इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट करने के लिए मार्कशीट इन्फो मैनेजमेंट बना दिए, फिर यहाँ पे रिपोर्ट जनरेशन एक वो बना दे, लिंक बना दिए। फिर हमने देखो मेन आपका बीच में क्या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, ठीक है। उसमें फिर स्टूडेंट के जो सब चॉइस मैनेजमेंट रहेगा, फिर स्टूडेंट को मैनेजमेंट किस तरह की स्टूडेंट इन्फो, तो अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग लेवल पे उसको डिकम्पोज किया जा रहा है ना। तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट जो है अपनी एंट्री करेगा, ठीक है। अब एंट्री करने के लिए उसको एक या तो उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा, या फिर आप बोल सकते हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र है तो उसकी एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगी जिससे वो लॉगिन करेगा। अब लॉगिन करने के बाद में स्टूडेंट को एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट उसको पोर्टल दिया जाएगा, मतलब डैशबोर्ड दिया जाएगा। अब उस डैशबोर्ड के अंदर में अलग अलग फंक्शंस एंड अलग अलग मेन्यूज़ दिए होंगे। तो उस मेन्यूज़ में आपको हो सकता है कि स्टूडेंट अपनी मार्कशीट को फैच करना चाहता है, मार्कशीट को फैच करेगा, गेन करेगा, ठीक है। वहाँ से वो जनरेट करेगा फिर मार्कशीट को, उसको प्रिंट कर सकता है। दूसरा बोल सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड जो जनरेट करना है ना, वही आपका मार्कशीट जनरेशन भी कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट ने अपनी फ़ी पे किया है या नहीं किया है उसको हम चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट चॉइस सब्जेक्ट जो चॉइस है वो स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता है उसको स्टूडेंट चॉइस मैनेजमेंट के अंदर में रहेगा। जो हम एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें भी दिया रहता है। तो ये आपका जो अलग अलग प्रोसेस है, जो अलग अलग बबल में डिकम्पोज किया जाता है, और जिससे हमको और एक फीचर्स को एड आउट करने में हेल्प मिलती है। तो ये आपका जीरो लेवल DFD के अंदर में डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये आपका एग्जांपल दिया गया है रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरीके से वर्क कर रहा है, कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया। अब देखते हैं हम टू लेवल DFD। तो टू लेवल DFD इसको अपन बोलेंगे कि जो वन लेवल DFD है उससे थोड़ा हाई, उससे हाई मीन्स टू लेवल DFD गोज वन प्रोसेस डीपर इनटू पार्ट ऑफ वन लेवल DFD, वही बताया गया है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोजेक्ट और रिकॉर्ड स्पेसिफाइड नेसेसरी डिटेल अबाउट द सिस्टम फंक्शन। जो सिस्टम है, सिस्टम का जो फंक्शन है उसकी पूरी डिटेल्स को डिस्क्राइब किया जाता है टू लेवल DFD के अंदर में। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे सब कुछ मतलब बताया कि लॉगिन होगा, फिर यहाँ पे मार्कशीट को कैसे मैनेज किया जाएगा, फिर रिपोर्ट कैसे जनरेट किया जाएगा, है ना, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर ये देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ इन कहाँ से हो रहा है, आउटपुट कहाँ से आ रहा है, और किस तरीके से ये इसका फ्लो है, डेटा का क्या फ्लो हो रहा है। तो ये भी, तो इसको हम एक प्रिस्क्राइब्ड मतलब डीप लेवल में जा कर के देखते हैं, एक एक कंपोनेंट, एक एक प्रोसेस को, एक एक मॉड्यूल को। जैसे यहाँ पे देखते हैं यूज़र अकाउंट मेंटेनेंस। तो यूज़र अकाउंट मेंटेनेंस में हम क्या होगा, एक्सेस करेगा यूज़र इन्फो, फिर एक्सेस करने के बाद में मतलब यहाँ से एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ डिस्प्ले किया जा रहा है तो डिस्प्ले से वो एक्सेस करेगा। अब यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर या तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, या यूज़र की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, या इंटर अपडेट कर सकता है, डिलीट करता है यूज़र की इन्फॉर्मेशन को। तो उसमें वैलिडेटेड द प्रोसेस यूज़र इन्फॉर्मेशन, वैलिडेट करता है प्रोसेस के यूज़र के इन्फॉर्मेशंस को। अपडेट डिलीट, अब यहाँ पे देखो यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो यूज़र के अकाउंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्राई करना यूज़र की इन्फो को, या डिलीट करना, अपडेट करना। तो ये आपका यूज़र अकाउंट मेंटेनेंस मॉड्यूल के अंदर में आ जाता है। फिर उसके बाद में हम दूसरे लेवल पे देखते हैं कि लॉगिन। तो जैसे हमने देखे थे ना, यूज़र अकाउंट को मेंटेनेंस यहाँ से हो रहा है, यूज़र अकाउंट मेंटेनेंस। तो इसी को हमने देखो किस तरीके से मतलब यहाँ पे पूरे लेवल से डिस्क्राइब किया कि क्या वर्क होगा, इसको दो लेवल में, दो टुकड़ों में मतलब डिवाइड करके, है ना, ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है, तो इसी को हमने ये डिकम्पोज किया है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो सेकंड है लॉगिन पोर्टल के अंदर में देखो यहाँ पे लॉगिन जो है, ये लॉगिन आपका आया। तो ये अलग अलग तरीके से लॉगिन, यूज़र लॉगिन करेगा पासवर्ड और अपना आईडी डाल करके, ठीक है, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, और या फिर एंट्री यूज़र आईडी पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर
भी लॉगिन कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो गया, इसके यूज़र के लिए हो गया। तो ये अलग अलग लेवल में अलग अलग ये। तो ये कैसे वर्क करेगा देखो, यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर यूज़र इंटर करेगा, यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर करके वो लॉगिन कर सकता है। तो उससे वो क्या कर सकता है, दूसरा लॉगिन कौन कर सकता है, दूसरा लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में मार्क एंट्री क्लर्क जो इंटर यूज़र आईडी पासवर्ड जो मार्क एंट्री क्लर्क होगा या क्लर्क होगा वो एंट्री करेगा मार्क्स को। या कोऑर्डिनेटर है तो कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे ओनली हमने दो लोगों को देखे थे, देखो दो लेवल को देखे थे, ओनली एडमिनिस्ट्रेटर को, यहाँ पे यूज़र को। लेकिन यहाँ पे देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये मार्क एंट्री हो गया, तो ये भी आपका आ गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखे कि जो कोऑर्डिनेटर हो गया आपका, क्लर्क हो गया, यूज़र हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, इन सब को हमने यहाँ पे 2 लेवल डीएफडी के अंदर में लिए हैं, ठीक। तीसरा जो हमने लिए, मतलब यहाँ पे हर एक मॉड्यूल को एक डिटेल तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कौन सा मतलब किस तरीके से किस का वो वर्क रहेगा, फ्लो रहेगा और कैसा वो वर्क करेगा। तीसरा हमने मॉडल लिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर में आपको देखिए कि यूज़र एक्सेस करेगा अपनी इंफॉर्मेशन को, तो कहाँ से करेगा, यहाँ से आपका यूज़र डिस्प्ले, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ से डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो दूसरा डेटा एंट्री ऑपरेटर, इंटर अपडेट डिलीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये डेटा एंट्री जो क्लर्क रहेगा वो करेगा वर्क, ठीक है। तो ये यहाँ से ये स्टूडेंट इन्फो, तो ये आपका क्या है, डेटाबेस है, ये सर्वर है बोल सकते हो। यहाँ से रिट्राइव होगा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन और यहीं से हम अपडेट कर सकते, डिलीट कर सकते यूज़र की इन्फॉर्मेशन। वो एक्सेस के ऊपर है कि हमने किसे क्या एक्सेस दी है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देगा क्लर्क को और उसके हिसाब से क्लर्क उसमें प्रोसेस परफॉर्म करेगा, वैलिडेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। फिर देखते हैं सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में कैसे वो सर्वर से सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, तो एक्सेस सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट को उसके सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन उसको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। एंड यहाँ पे डेटा एंट्री जो ऑपरेटर रहेगा वो उसमें अपडेट कर सकता है सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन में। ये तो इसको आपको डिटेल तरीके से लेवल 2 डीएफडी में दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सेम वही जो हमने ऊपर जो डायग्राम जो देखे थे, तो हर एक मॉड्यूल को एक मतलब डिटेल वे में यहाँ पे हम लेवल 2 डीएफडी में डिस्क्राइब करते बताते हैं। तो जितने ज़्यादा हम लेवल को हाई करेंगे उतना ही ज़्यादा वो उसमें जो फंक्शन है फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी, फीचर्स, ठीक है। और जितना ज़्यादा लेवल जाएंगे उसी डिज़ाइन में आपका पूरा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वो कहलाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर बोल सकते हैं कि जो यूज़र है, क्लाइंट है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसको मैनेज करने के लिए हम डेटा डिक्शनरीज मीन्स डेटाबेस का हम यूज़ करते हैं, वो आपका डेटा डिक्शनरी होता है। डेटा डिक्शनरी इज अ फाइल और सेट ऑफ फाइल्स बोल सकते हैं दैट इंक्लूड द डेटाबेस ऑफ मेटा डेटा। मेटा डेटा के मीन्स डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, उसकी जानकारी डेटा डिक्शनरी के अंदर में कंटेन करते हैं। तो डेटा डिक्शनरी के अंदर में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या हो सकता है, तो डेटा डिक्शनरीज में उसका नेम हो सकता है, नेम ऑफ द डेटा आइटम, या फिर अलायंस डिस्क्रिप्शन हो सकता है, रिलेटेड डेटा आइटम हो सकता है, रेंज ऑफ वैल्यू हो सकता है, डेटा की स्ट्रक्चर हो सकता है, डेफिनेशंस हो सकते हैं। ऐसे वेरियस चीज़ें जो है आपका डेटा डिक्शनरी के अंदर में कंटेन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, नोटेशंस दिए और उसके मीनिंग्स दिए हैं, ठीक है, कि क्या नोटेशन का क्या मीनिंग होता है। जैसे x इक्वल टू a प्लस बी, एक्स इक्वल टू a प्लस बी का मतलब होगा x इंक्लूड ऑफ अ डेटा एलिमेंट a एंड b x के अंदर में कंटेन करता है, ये मीनिंग होगा। तो ये जो नोटेशंस है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे x इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, ये तो हमको लेकिन इसका मतलब है कि x इंक्लूड ऑफ आइदर डेटा एलिमेंट a और b। यहाँ पे आइदर और हो गया, वहाँ पे एंड हो गया। यहाँ पे जैसे x इक्वल टू x मतलब यहाँ पे इंक्लूड ऑफ ऑप्शनल डेटा एलिमेंट a, ठीक है। तो ये अलग अलग नोटेशंस के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। अब
डेटा डिक्शनरी को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ होता है। तो डेटा डिक्शनरी कैन बी यूज टू क्रिएट ऑर्डर लिस्टिंग ऑफ ऑल डेटा आइटम, या दूसरा बोल सकते हैं इट इज डेटा डिक्शनरी इज यूज टू क्रिएट अ ऑर्डर लिस्टिंग ऑफ सबसेट ऑफ अ डेटा आइटम, और डेटा डिक्शनरी इज यूज टू फाइंड द आइटम नेम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, और बोल सकते हैं डेटा डिक्शनरी इज यूज टू डिज़ाइन अ सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट केस। तो ये सब चीज़ें में डेटा डिक्शनरीज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को हम ईआर डायग्राम कहते हैं। तो ईआर डायग्राम क्या होता है? ईआर डायग्राम इज अ डेटा मॉडलिंग मेथड, डेटा मॉडलिंग मेथड है ये, यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस अ कंसेप्चुअल डेटा मॉडल of the information system diagram created using a ER modeling method or called entity relationship diagram, और ER diagram भी इसको हम कहते हैं, वही चीज़ बताया है, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है ER diagram का? तो the database analyst gain a better understanding of the data to be contained in a database through the step of constructing the ERD, और बोल सकते थे ERD एज अ डॉक्यूमेंटेशन टूल, डॉक्यूमेंटेशन की टूल, और या कह सकते फाइनली द ERD इज यूज टू कनेक्ट द लॉगिन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस टू यूजर। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं आपका जो ERD डायग्राम के, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के कौन कौन से कंपोनेंट? तो पहला है आपका एंटिटी, दूसरा है आपका एट्रीब्यूट, और तीसरा है रिलेशनशिप। ये तीन मेन आपके क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं एंटिटी को। तो एंटिटी का मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो एंटिटी आपका वीक भी हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, वो हम आगे उसको बताएंगे। एंटिटी के टाइप्स में वो आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल द स्कूल डेटाबेस, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, क्लास हो गया, कोर्स ऑफर्ड बाय ट्रीटेड हो गया एज ए एंटिटी। तो इसको हम ट्रीट करते हैं एज ए एंटिटी की तरह, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गए, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एंटिटी के जैसे में ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ऑल द एंटिटी हैव सम एट्रीब्यूट और अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन इन देयर आइडेंटिटी, उसके आइडेंटिटी में दिया रहता है। हर एक जो एंटिटी होती है, हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम देते हैं एट्रीब्यूट के फॉर्म में, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय क्या है? एक एंटिटी है। वर्क फॉर मतलब वर्क किसके लिए वर्क कर रहा है? फॉर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो दिया गया है वो आपका एम्प्लॉय जो है वो एंटिटी, मतलब रेक्टेंगुलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी से, ठीक है। और किसके लिए वर्क कर रहा है? तो ये बताया गया कि क्या रिलेशनशिप होगा एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में, क्या रिलेशन होगा, तो वो रिलेशंस को शो कर रहा है आपका डायमंड, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट तो जैसे एट्रीब्यूट हो सकता है आपका एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे उसका नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका आईडी नंबर हो गया, उसका एज हो गया, तो इसको हम ओल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एंटिटी डिनोटेड यूटिलाइज देयर प्रॉपर्टी नोन एज एट्रीब्यूट। ऑल द एट्रीब्यूट हैव वैल्यू, हर एक एट्रीब्यूट की एक वैल्यू होती है। अब एट्रीब्यूट के वेरियस टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी हम आगे की क्लास में समझेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में भी इसको हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। और स्टूडेंट एंटिटी में हाउ नेम, क्लास, एज, ये सब आपका एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट की एंटिटी, उसके अंदर में उसके अलग अलग एट्रीब्यूट होंगे, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, आईडी हो गया, एज हो गया, ये सब। तो ये आपका क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट के वेरियस टाइप्स होते हैं। की एट्रीब्यूट होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है ना। जैसे हमने बोले की एट्रीब्यूट, तो की एट्रीब्यूट को हमने जैसे यहाँ पे देखे रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या है? आपका की एट्रीब्यूट है। क्यों है? क्योंकि इसको हम प्राइमरी की एज लेकर के चलते हैं, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में और अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका की एट्रीब्यूट हो गया। फिर हम बोलते कि इसके अंदर में कीज होते हैं कुछ कुछ, मैंने जो अभी आपको बताया, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। सुपर की मीन्स अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कलेक्टिवली आइडेंटिफाई द एंटिटी ऑफ द एंटिटी सेट्स, उसको हम सुपर कीज कहते हैं।
फिर आपका कैंडिडेट की होता है, तो कैंडिडेट की मिनिमल सुपर की, नॉट अ मिनिमम सुपर की, मिनिमल सुपर की को हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट। मतलब वो की जिससे हम वो की जिससे हम दूसरे एट्रीब्यूट को फाइंड करने में हमें हेल्प मिले, वो आपका कैंडिडेट की कहलाता है, ठीक है। मीन्स कैंडिडेट की इज अ पार्ट ऑफ सुपर की, ठीक है। प्राइमरी की मीन्स यूनिक की, प्राइमरी की किसको कहते हैं, यूनिक की, ठीक है। इसको हम जैसे हमने बताया कि यहाँ पर रोल नंबर को यूज़ कर रहे हैं एज अ प्राइमरी की, ठीक है। तो ये यूनिक होनी चाहिए। इसमें एक टेबल या एक जो रिलेशन है उसमें एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। और रिपीट नहीं होनी चाहिए, और अनएम्बिगस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ों को आपको याद रखना है। कंपोजिट एट्रीब्यूट के अंदर में जैसे कंपोजिट का एट्रीब्यूट का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया, जैसे एड्रेस है, एड्रेस को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं, क्योंकि एड्रेस के अंदर में उसकी पूरे मतलब एड्रेस के अंदर में हम पिन को देखेंगे, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, कौन से सिटी से बिलोंग करता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें मतलब एड्रेस के अंदर में आ जाता है। इसलिए आपको एड्रेस को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट मीन्स क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट इज नोन एज द कंपोजिट एट्रीब्यूट। फिर सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कंटेन अ सिंगल वैल्यू, फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, सिंगल नंबर जिसमें कंटेन करता है उसको सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको एग्जांपल में जो दिया गया है ये सब का सभी आपका सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। इसमें अगर डबल ओवल शेप रहता तो ये क्या कहलाता आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे आपको एग्जांपल दिख रहा फोन नंबर, तो फोन नंबर एक आदमी का एक ही फोन नंबर नहीं होता, बहुत सारे फोन नंबर हो सकते हैं, उसके एक पर्सन के अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनी के। तो ये फोन नंबर क्या कहलाता है आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट किसको कहेंगे, तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट मीन्स डिराइव्ड एट्रीब्यूट आर द एट्रीब्यूट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल डेटाबेस, जो फिजिकल डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, बट देयर वैल्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम द एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन ए डेटाबेस, ठीक है। एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट को डायरेक्ट मतलब जो डिराइव किया जाता है उसको हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एज को हम कहाँ से डिराइव करते हैं, एज को डिराइव करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ से। तो डेट ऑफ बर्थ से हम ले सकते हैं उसकी एज कितनी होगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ इसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट, तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को ओवल की शेप में, लेकिन उसमें डॉट 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 होगा, ठीक है, मतलब सेमी ओवल कह सकते हो आप। तो ये आपको एग्जांपल लिया गया कंपोजिट एट्रीब्यूट टाइप स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है। तो जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि रोल नंबर को आप इज अ प्राइमरी एट्रीब्यूट लेकर के चल सकते हो या सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट लेकर के चल सकते हो। उसके बाद में नेम जो है, नेम आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि नेम के अंदर में आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हो गया, या आप एड्रेस को बोल सकते हो आप, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका एज हो गया, यहाँ पे फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। फ़ोन नंबर को हम यूज़ करते हैं एज अ मल्टीपल एट्रीब्यूट। ये एज हो गया आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। एड्रेस को हम यूज़ करते हैं एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये सब एट्रीब्यूट को दिखाया गया। अब रिलेशनशिप्स क्या होता है, रिलेशनशिप्स मतलब उसके बीच में क्या संबंध, जैसे यहाँ टीचर है, टीच स्टूडेंट्स, जो टीचर है किसको टीच करता है, स्टूडेंट को। जो टीच जो है वो आपका रिलेशनशिप है, तो इसको डायमंड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मीन्स एसोसिएशन अमॉन्ग द एंटिटी इज नोन एज अ रिलेशनशिप। जो दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच में जो एसोसिएशन, जो रिलेशनशिप जो दिखाया जाता है उसको आप बोलते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। तो डायमंड शेप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे टीच में आपको बताया, ठीक है। तो रिलेशनशिप जो होते हैं सेट्स होते हैं, उसकी भी अलग अलग डिग्रीज होती है, और अलग अलग डिग्रीज के हिसाब से अलग अलग उसका पर्पस होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे बताया कि यूनरी हो गया, बाइनरी हो गया, टर्नरी हो गया, ठीक है। तो यूनरी मीन्स उसकी डिग्री 1 होगी, बाइनरी मतलब उसकी डिग्री 3 होगी, टर्नरी मतलब उसकी डिग्री 3 होगी, ठीक है। यूनरी डिग्री में हम जैसे ये इसको देखते हैं, यूनरी डिग्री मीन्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकर्सिव रिलेशनशिप भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी टाइप्स, वन एंटिटी टाइप्स के बीच में रिलेशनशिप दिया जा रहा है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो 1 है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे पर्सन है, पर्सन मैरिड टू, तो ये यूनरी हो गया, यहाँ पे दूसरे एंटिटी को नहीं दिखाया गया, ओनली सिंगल एंटिटी को ही लिया गया, इसलिए इसकी यूनरी हुई। बाइनरी एंटिटी, बाइनरी रिलेशनशिप मीन्स
यहाँ पे उसकी डिग्री जो होगी 2 होगी, जो रिलेशनशिप होगी उसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। जैसे टीचर हो गया और सब्जेक्ट हो गया, ये 2 एंटिटी है और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप टीच है, तो टीच के अंदर में कितनी उसकी डिग्री है 1, एक ए और एक ए, तो एक टोटल डिग्री कितना 2, तो उसको बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। टर्नरी रिलेशनशिप मीन्स 3 रिलेशनशिप, मतलब जैसे यहाँ पे देखते हैं 3 एंटिटी है, सो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3 डिग्रीज होगी। तो इसी को हम ऐसे भी कहते हैं कि 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, है ना, ये रिलेशनशिप हम देखते हैं। फिर इसमें होती है कार्डिनलिटी, ठीक है। कार्डिनलिटी मीन्स कार्डिनलिटी डिस्क्राइब द नंबर ऑफ एंटिटी इन वन एंटिटी सेट। एक एंटिटी सेट में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे वो डिस्क्राइब करता है आपका कार्डिनलिटी, ठीक है। तो विच कैन बी एसोसिएट विथ अ नंबर ऑफ एंटिटी विथ अदर सेट वाया रिलेशनशिप सेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटी, कोऑर्डिनेटीज के अलग अलग टाइप्स मैंने अभी बताया, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1, ये आपका टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटी। जैसे 1 to 1 में क्या होता है कि एक एंटिटी एक पे निर्भर करेगा, जैसे 1 एंटिटी स्टूडेंट इज असाइन टू स्टूडेंट आईडी, तो ये आपका 1 to 1 हो गया, एक के साथ एक संबंध, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं कि एक तरफ आपका एक तरफ सेट ए है और एक तरफ सेट बी है, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन, जैसे ए का जैसे 1 वॉल देगा, आप जो देख रहे हैं 1 के साथ में हो रहा है, 1 अदर के साथ में हो रहा है, 1 अदर के साथ में हो रहा है, ठीक है। मतलब एक पर्सन या एक पर्सन किसी एक ही वर्क को कर सकता है, बोल सकते हो, ठीक है, वो दूसरा नहीं। जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 एम्प्लॉय कैन वर्क इन ओनली 1 कंपनी या 1 डिपार्टमेंट, ठीक है, वो मल्टीपल डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में लेगा कि एक स्टूडेंट की, यहाँ पे वेरियस स्टूडेंट्स दिए गए 1 2 3 4 ऐसे 4 स्टूडेंट्स दिए गए, तो एक स्टूडेंट की ओनली एक स्टूडेंट आईडी होगी, ठीक है। ये आपका 1 to 1 कार्डिनलिटी कहलाएगा। दूसरा होता है 1 to many, मीन्स कस्टमर प्लेस्ड ऑर्डर, मीन्स कस्टमर प्लेस्ड ऑर्डर, तो एक कस्टमर जो है वो कितना ऑर्डर कर सकता है, मेनी ऑर्डर, एक कस्टमर मेनी ऑर्डर। जैसे एक कस्टमर है वो अलग अलग फूड को ऑर्डर कर सकता है अलग अलग सब्जियों को ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, वो आपका 1 to many रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि 1 कस्टमर है जिसने अलग अलग ऑर्डर दिया, 3 ऑर्डर दिया, दूसरे कस्टमर ने ओनली 1 ऑर्डर दिया, तो इसमें आपका 1 to many कहलाता है, ठीक। उसके बाद में देखते हैं मेनी टू 1, मीन्स मेनी स्टूडेंट्स है वो। अब यहाँ मेनी टू 1 का मतलब होता है जैसे यहाँ पे एग्जांपल है स्टूडेंट स्टडी कॉलेज, तो एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कॉलेज में स्टडी कर सकता है, नहीं मेनी स्टूडेंट्स की स्टडी इन 1 कॉलेज, ठीक, सॉरी मेनी स्टूडेंट्स कैन वर्क इन 1 कॉलेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिए कि 2 स्टूडेंट है जो एक ही कॉलेज में पढ़ रहा है, यहाँ पे एक स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट एक कॉलेज में, तो ये आपका क्या कहलाता है, मेनी टू 1। अब लास्ट में हम देखते हैं मेनी टू मेनी, तो मेनी टू मेनी मीन्स 1 मतलब एक स्टूडेंट असाइन प्रोजेक्ट, मतलब एक स्टूडेंट्स को या मेनी स्टूडेंट्स को मेनी प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे जैसे देख रहे हैं एक स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया, यहाँ देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उसको 2 प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, यहाँ मेनी किया गया है, तो इस तरीके से मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे हमारे। तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, तो मैंने जो बताया कि गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस हो गया आपका, उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ बताया, उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस को आपको समझाया था, ठीक है। फिर हमने देखे थे कुछ डिज़ाइंस, जैसे आपका डीएफडी डिज़ाइन, फिर हमने देखी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो इनमें आपको उसके कंपोनेंट्स हो गए, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आपको क्या पता होना चाहिए, एसआरएस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, एक गुड एसआरएस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मॉडिफाइबल होनी चाहिए, ट्रेसेबल होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए,
वेरीफेबल होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। ये सब आपका प्रॉपर्टीज़ है जो आपको माइंड में रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो इतना थ्योरी को याद तो नहीं रख सकते, लेकिन इसके ये जो पॉइंट है इसको याद आपको जरूर रखना है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, तो कंसाइन हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से होनी चाहिए, ब्लैक बॉक्स व्यू होनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स व्यू मतलब जो उसको चाहिए वही दिखाओ, ज़्यादा का उसको डिटेल में दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, वेरीफेबल होने चाहिए, ये सब चीज़ें आपका हमने बताया आपको। उसके बाद में इसमें कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, कौन कौन से स्टेप रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप को लिया जाता है। जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को हम क्या कहते हैं, डीएफडी डायग्राम जो होते हैं ना, उसके लेवल्स को हमने फिर स्टडी किए। फिर डेवलप किया गया प्रोटोटाइप्स, ठीक है। प्रोटोटाइप डेवलप करना, मॉडल रिक्वायरमेंट हो गया, फर्स्ट फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट। तो ये सब आपको मतलब जो पॉइंट है इसको याद रखना है। फिर हमने आपको बताया डीएफडी के अंदर में डीएफडी के कुछ रिप्रेजेंटेशन नोटेशंस हैं, और नोटेशंस को क्या कहते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग भी पूछ दिया जाता है, पूछा गया है, ठीक है। और ये जनरली पता ही होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि लेवल ऑफ डीएफडी, डीएफडी के लेवल कौन से होते हैं। जैसे जीरो लेवल डीएफडी में क्या होता है, सिंगल वो जानकारी दिया रहता है, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। एक प्रोसेस का एक आउटपुट ही, मतलब एक प्रोसेस का इनपुट आउटपुट बस दिया रहेगा, फ्लो दिया रहेगा। वन लेवल डीएफडी में क्या दिया रहता है, वन लेवल डीएफडी में मैंने आपको बताया कि जो डिकम्पोज किया जाता है मल्टीपल प्रोसेस में और मल्टीपल बबल में। जब से एक जो डेटा है, एक जो प्रोसेस है, उसको मल्टीपल वे से, मल्टीपल तरीके से क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है, वो आपका लेवल 1 डीएफडी कहते हैं। और लेवल 1 डीएफडी में जो लेवल 0 डीएफडी है उससे थोड़ा हायर लेवल का डीएफडी वो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया लेवल 2 डीएफडी, तो लेवल 2 डीएफडी में क्या कहा जाता है, डीपर फॉर्मेट ऑफ लेवल 1। जो लेवल 1 है उससे थोड़ा हाई होता है, इसमें आपको डिटेल में जानकारी दे दी जाती है कि जानकारी दे दिया जाता है कि कौन सा प्रोसेस का कैसा वर्क रहेगा, कैसा फ्लो रहेगा, और कौन कौन से एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डेटा डिक्शनरीज, तो डेटा डिक्शनरीज में क्या कंटेन करता है, तो डेटा डिक्शनरीज के अंदर में डेटा की मतलब जो यूज़र की जो डिटेल्स है वो हम स्टोर करते हैं। डेटा वो द डेटा कंटेन करता है उसके अंदर। उसमें हमने देखे थे कुछ इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, जैसे नेम ऑफ डेटा आइटम, अलायंस हो गया, डिस्क्रिप्शन पर्पस हो गया, रिलेटेड टू डेटा आइटम हो गया, रेंज ऑफ वैल्यू हो गया, डेटा स्ट्रक्चर और डेफिनेशन हो गया। ये सब चीज़ें आपका डेटा डिक्शनरी के अंदर में कंटेन करता है। फिर इसमें ये इंपॉर्टेंट है नोटेशन और उसकी मीनिंग, कि एक्स इक्वल टू ये नोटेशन तो मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। कि नोटेशन है, नोटेशन के क्या मीनिंग है। जैसे एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, तो मीन्स एक्स इंक्लूड ए एंड बी। फिर एक्स इक्वल टू ए डिवाइड बी मीन्स एक्स इंक्लूड आइदर ए और बी। यहाँ पे बोला एक्स इक्वल टू ए एक्स, तो यहाँ भी इंक्लूड ऑफ ऑप्शनल डेटा एलिमेंट ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में डेटा डिक्शनरीज कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो यूज टू क्रिएट ऑर्डरिंग लिस्टिंग ऑफ डेटा आइटम, फिर क्रिएटिंग द ऑर्डर लिस्ट ऑफ सबसेट ऑफ डेटा आइटम, फाइंडिंग डेटा आइटम नेम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, डिजाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट केस, इन सब जगह पे। फिर मैं आपको बताया एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में क्या है कि एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है, तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर में ऑब्जेक्ट के बीच में और दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये पर्पस आपको पता होना चाहिए। फिर इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, लाइक एंटिटी क्या होता है, एंटिटी मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया, एट्रीब्यूट क्या होता है ना, एट्रीब्यूट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। एंटिटी की रिलेशनशिप्स क्या होता है, मतलब दो एंटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, वो आपका रिलेशनशिप होता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसा दिखाया जाता है। जैसे मैंने एंटिटी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट एंटिटी है ना। फिर उसके बाद में एट्रीब्यूट देखे तो जो एक एंटिटी है उस एंटिटी की अलग अलग एट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी, उसके अंदर में अलग अलग एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लाइक उसका स्टूडेंट का नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उसका एज हो सकता है, आईडी हो सकता है। इसके अंदर में हमने कुछ देखे कि एट्रीब्यूट के वेरियस टाइप्स को समझे। फिर उसके की एट्रीब्यूट हो गया आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू हो गया, मल्टी वैल्यू ड्राइड होगा। की एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, की एट्रीब्यूट मीन्स उसको प्राइमरी की हो गया, कैंडिडेट की हो गया, सुपर की हो गया। इस तरीके से की एट्रीब्यूट को भी डिवाइड किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट मतलब प्राइमरी की का क्या होता है, सिंगल होता है, यूनिक होता है, नॉट वो जो रिपीट नहीं होता। उसके बाद में दूसरा कैंडिडेट की, पार्ट ऑफ सुपर की, जो सुपर की का जो पार्ट होता है उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। सुपर की
को फिर हमने बताया कि सुपर की क्या होता है ना, तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कलेक्टिवली आइडेंटिफाई, जो कलेक्टिवली आइडेंटिफाई करता है उसको क्या कहते हैं हम, सुपर की कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि जो एट्रीब्यूट्स थे, जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो गया, की एट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद मैं आपको बताया था कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हम एड्रेस को कह सकते हैं, या हम बोल सकते हैं किसी के नेम को भी हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कह सकते हैं, क्योंकि नेम के अंदर में भी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब इंक्लूड करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट को सिंगल शेप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को ड्वेल शेप से, ड्वेल ओवल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप फ़ोन नंबर, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब एक आदमी का एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकता है, ठीक है, तो ये आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है। फिर एज, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट मीन जो वो एट्रीब्यूट जो किसी और एट्रीब्यूट से लिया गया है उसको हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से हम एज को ले सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ों को बताया आपको। फिर रिलेशनशिप्स बताया, तो रिलेशनशिप्स को हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एक से अधिक एंटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो को देते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। इसमें हम फिर देखते हैं कि इसमें सेट्स होती है, रिलेशनशिप की डिग्री होती है, डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, ये डिग्री 3 है ना। तो डिग्री 1 को वो यूनिरी बोलते हैं, डिग्री 2 को बाइनरी बोलते हैं, डिग्री टर्नरी होता है। तो यूनिरी डिग्री किसको कहते हैं, जैसे पर्सन मैरिड 2, ठीक है, अब यहाँ पे ओनली 1 एंटिटी है इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 1। फिर हम बाइनरी रिलेशनशिप किसके कहेंगे, जो दो एंटिटी है उसकी रिलेशनशिप, जैसे यहाँ पे वो टीचर है, टीच कर रहा है सब्जेक्ट को, तो 1 और 2, तो 2 डिग्री हो गई, जिसको बाइनरी रिलेशनशिप कहेंगे। टर्नरी डिग्री में 3 एंटिटी कंटेन करता है, जो रिलेशनशिप है उसके साथ में वो लिंक रहता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कार्डिनिटी, तो कार्डिनिटी की वेरियस टाइप्स देखा, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1, ठीक है। तो 1 to 1 में देखा कि एक स्टूडेंट्स की एक ही स्टूडेंट आईडी होगी, ठीक है। उसके बाद में 1 to many में देखा कि एक कस्टमर एक से अधिक फूड को ऑर्डर कर सकता है। फिर many to 1 में देखा कि एक स्टूडेंट्स जो मेनी स्टूडेंट्स कैन स्टडी इन वन कॉलेज, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि many to many मीन्स many स्टूडेंट्स हैव अ many प्रोजेक्ट, और many प्रोजेक्ट हैव many स्टूडेंट्स, ठीक है। many प्रोजेक्ट हैज़ गिवन टू many स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ों को हमने डिस्कस की है। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यहीं से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।